नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा खास सेगमेंट है ऑन द रडार, इसके जरिए। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले आपको बताते हैं इस हफ्ते की कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी सुर्खियां। पहला नाम है यूरो प्रतीक सेल्स का। अधिग्रहण के बाद ये स्टॉक भागता हुआ नजर आया। यूरो वेनियर वर्ल्ड नाम की कंपनी का ये 51% हिस्सा खरीदने जा रहे हैं 76.5 करोड़ रुपए की रकम में। इस अधिग्रहण से होगा क्या? इस कंपनी की B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट में एंट्री हो जाएगी। फिलहाल आप देखिए तो इनका जो कारोबार है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेड है और इस अधिग्रहण से इनके बिजनेस को काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी, एक नया आयाम मिलता हुआ नजर आएगा। 17 नवंबर को शेयर ने 390 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और 7% से ज्यादा की मजबूती के साथ 379 रुपए के स्तर पर जाकर सेटल होता हुआ दिखा। कोटक महिंद्रा बैंक में 15 साल के बाद स्टॉक स्प्लिट की तैयारी हो रही है। शुक्रवार 21 नवंबर को स्टॉक स्प्लिट के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है। ऐसी खबरें निकल के आई इस हफ्ते में। अगर ऐसा हो गया तो 15 साल में पहली बार ऐसा होगा कि स्टॉक स्प्लिट होगी, क्योंकि 2010 में 10 रुपए की फेस वैल्यू को घटाकर 5 रुपए किया गया था। कॉर्पोरेट एक्शन की जहां तक बात है तो 2015 में लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, जब बैंक की ओर से 1:1 के बोनस की घोषणा की गई थी, यानी कि 1 पर 1 बोनस शेयर फ्री में दिया गया था शेयरधारकों को। 17 नवंबर को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर जब ये खबर आई 2119 रुपए 90 पैसे तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 1.25% ऊपर 2103 रुपए के स्तर पर जाकर हुई। इंडियन होटल्स ने महाराष्ट्र में एक नया अधिग्रहण किया है। स्पर्श इंफ्राटेक नाम की कंपनी का करीब 51% हिस्सा ये कंपनी खरीदेगी। इस कंपनी के पास मुल्शी महाराष्ट्र में आत्मंतन लग्जरी वेलनेस रिजॉर्ट मौजूद है और ये रकम आप देखें, ये जो अधिग्रहण हुआ है करीब 240 करोड़ रुपए की रकम में तय हुआ है दोनों कंपनियों के बीच में। इस डील के हिसाब से देखें तो स्पर्श इंफ्राटेक की वैल्यू करीब 415 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। 17 नवंबर को इंडियन होटल्स यानी कि IHCL का शेयर 716 रुपए 85 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.5% ऊपर 723 रुपए 40 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। आंध्र प्रदेश में बड़ा निवेश करने जा रही है अनंतराज और आंध्र प्रदेश में ये कंपनी 4,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी ARCPL के जरिए किया जाएगा। इस निवेश के तहत नया डेटा सेंटर और इंटीग्रेटेड IT पार्क लगाने के ऊपर कंपनी की ओर से निवेश किया जाएगा और इसके लिए कंपनी ने आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक MOU भी साइन कर लिया है। जब ये खबर आई तो 17 नवंबर को इस खबर के चलते अनंतराज का शेयर 642 रुपए 95 पैसे तक उछल गया था और कारोबार की समाप्ति करीब 3% ऊपर 633 रुपए 70 पैसे के स्तर पर हुई। लॉक इन खुलने से इस हफ्ते केन्स टेक्नोलॉजीज का शेयर धराशायी होता हुआ दिखा। 3 साल का लॉक इन खत्म हुआ, जिस वजह से शेयर में इस हफ्ते हमने दबाव देखा। 22 नवंबर 2022, जी हां, ये दिन था जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, आज से करीब 3 साल पहले। और इस लॉक इन खत्म होने से 1 करोड़ 16 लाख शेयरों की जो ट्रेडिंग है वो बाजार में शुरू हो गई। ये करीब 20% हिस्से के आसपास बनता है, जो कि शेयर ट्रेडिंग के लिए बाजार में आ गए नुआमा की एक रिसर्च रिपोर्ट के बाद। इसके साथ साथ खबर ये भी थी कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने ये लॉक इन खत्म होने के बाद 5,960 रुपए 5 पैसे के रेट पर 3.5 लाख शेयरों के आसपास की बिकवाली भी की है। इन दोनों खबरों के चलते 18 नवंबर को लॉक इन खुला और केन्स टेक्नोलॉजीज का शेयर 5,855 रुपए 50 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन कारोबार का अंत करीब 5.5% नीचे 5,890 रुपए के स्तर पर जाकर हुआ। 2% हिस्से की ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद पेटीएम का शेयर इस हफ्ते फिसलता हुआ दिखा। 1,305 रुपए के भाव पर 1 करोड़ 32 लाख शेयरों का सौदा हुआ। 1,722 करोड़ रुपए की रकम में ये ब्लॉक डील हुई है, जिसमें 2 बड़े निवेशकों ने अपनी बिकवाली अपने शेयर बेचे हैं, जिसमें एक निवेशक है सैफ मॉरिशस, जिन्होंने 83,70,000 शेयरों की बिकवाली की है और इसके सामने सोसाइटी जनरल ने 32,44,000 शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं। इस ब्लॉक डील के बाद 18 नवंबर को पेटीएम के शेयर में 3% की गिरावट के साथ 1,290 रुपए 50 पैसे के डे लो के बेहद करीब जाकर कारोबार की क्लोजिंग हुई। उसी दिन एम्फोसिस की भी ब्लॉक डील हुई, जिसमें प्रोमोटर ब्लैकस्टोन ने एम्फोसिस में अपनी हिस्सेदारी कम की और इनफैक्ट इस ब्लॉक डील को लेकर पहले से ही बाजार में सुगबुगाहट थी कि प्रोमोटर ब्लैकस्टोन अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। बड़ी ब्लॉक डील के जरिए ये हिस्सा बिक्री हो सकती है और आपको बता दें कि ब्लैकस्टोन के पास इस कंपनी का 40% से ज़्यादा हिस्सा है, जो ये BCP टॉपको के जरिए होल्ड करते हैं और इसी की बिकवाली होने की बातचीत बाजार में चल रही थी। और 17 नवंबर को जिस दिन ये खबर आई उस दिन 3.25% गिरकर 2600
₹582 के स्तर पर डे लो के करीब जाकर एम्फेसिस का स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। फाइनली 18 नवंबर को ये ब्लॉक डील हुई जिसमें 9.5% हिस्से की लेन देन हुआ, जिसमें 2625.59 रुपये पर बीसीपी टॉपको ने इस कंपनी के 1,80,00,000 शेयरों की बिकवाली की, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने खरीदारी की 2625 के भाव पर 16,60,000 शेयरों की। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने भी शेयर खरीदे 12.5 लाख शेयरों के आसपास। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की ओर से भी 2625 रुपये के दाम पर ही 11,77,000 शेयरों की खरीदारी की गई। 18 नवंबर को ब्लॉक डील के बाद एम्फेसिस का शेयर 2708 रुपये तक उछला, लेकिन करीब 1% नीचे गिरकर 2663 रुपये के स्तर पर जाकर बंद हुआ। तीसरा नाम है एमक्योर फार्मा का। इसमें भी एक ब्लॉक डील हुई जिसके बाद शेयर में हमने देखा रिकवरी आती हुई दिखी। 18 नवंबर को 2% हिस्से की ब्लॉक डील हुई 1296.5 रुपये पर करीब 493 करोड़ रुपए की रकम में ये ब्लॉक डील होती हुई दिखी, जिसमें बीसी इन्वेस्टमेंट्स के शेयर बेचने की खबर थी। 18 नवंबर को ब्लॉक डील के बाद एमक्योर फार्मा का शेयर 1326 रुपये तक फिसलने के बाद रिकवर हुआ और 1361 रुपये के स्तर पर करीब 2.5% की गिरावट लेकर बंद हुआ। बायबैक की खबर से फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का शेयर इस हफ्ते फोकस में रहा। शेयर बायबैक पर इस कंपनी का बोर्ड विचार कर सकता है, ऐसी खबरें 18 नवंबर को आई थी। हालांकि बोर्ड बैठक 20 नवंबर को हुई जिसमें बायबैक के ऊपर विचार किया जाना था इस कंपनी के बोर्ड की ओर से। इस खबर के चलते ही कि बायबैक के ऊपर बोर्ड की ओर से विचार किया जाएगा, 18 नवंबर को फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का शेयर 750 रुपये 10 पैसे तक उछल गया था। हालांकि क्लोजिंग करीब 9% ऊपर 691 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 20 नवंबर की शाम को फाइनली खबर आई कि बायबैक को कंपनी की ओर से मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड की ओर से 800 रुपये के भाव पर 34 करोड़ रुपए में ये बायबैक किया जाएगा और इस बायबैक का जो प्राइस है वो क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो 15% के प्रीमियम पर है। हालांकि रिकॉर्ड डेट की जानकारी कंपनी की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, ब्लॉक डील में ये जो बायबैक होगा उसके बाद प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और इससे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद प्रमोटर्स इस कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करते हुए नजर आएंगे। 20 नवंबर की शाम को ये खबर आई और 21 नवंबर को शेयर में हमने देखा अच्छा खासा एक्शन बनता हुआ दिखा और स्टॉक में नेगेटिव क्लोजिंग ही फाइनली देखने को मिली थी। पेट फूड सेक्टर में धमाल मचाने की तैयारी में है रिलायंस इंडस्ट्रीज। पेट फूड कारोबार में एंट्री की तैयारी ये कंपनी कर रही है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी इस हफ्ते में और ये इसकी सब्सिडरी कंपनी आरसीपीएल यानी कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के जरिए होने वाला है, जिसमें ये नए सेगमेंट में एंटर करने जा रहे हैं। मौजूदा कंपनियों से डिस्काउंट पर ये अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। वेगीज ब्रांड होगा जिसके तहत 20 से 50% डिस्काउंट पर यह बिक्री हो सकती है और इस कंपनी का मुकाबला होगा नेस्ले से, मार्स से, जीसीपीएल, इमामी जैसी कंपनियों से और कैंपा कोला की जो स्ट्रैटेजी थी उसको ही दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके तहत आप देखिए चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स हुई, जूस हुई, एनर्जी ड्रिंक्स हुई, पानी हुआ, ये 20 से 40% सस्ते अपने कंपैरेटर से ये कंपनी बेचती आई है। साथ ही खबर ये भी थी कि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है आरआरवीएल यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, उसने एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करार किया है जर्मनी की कॉस्नोवा ब्यूटी के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है एक्सक्लूसिवली, जिसमें भारत में एसेंस ब्रांड लाने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन करार एक्सक्लूसिवली किया गया है। 18 नवंबर को आरएल के शेयर में 1527 रुपये 80 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, वहीं क्लोजिंग हल्की बढ़त के साथ 1520 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। 20 नवंबर को फाइनली ये खबर आ गई कि इसकी सब्सिडरी आरसीपीएल ने पेट फूड कारोबार में एंट्री ले ली है। वेगिस नाम के ब्रांड के तहत ये प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। सस्ते रेट पर हाई क्वालिटी पेट फूड बेचने की कंपनी की मंशा है। 20 नवंबर को फाइनली जब ये खबर आई तो आरएल के शेयर ने 1526 रुपये 70 पैसे का लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 1549 रुपये 50 पैसे पर एग्जैक्टली डे हाई के करीब जाकर देखने को मिली। इस हफ्ते अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी पूरे हफ्ते फोकस में रहे। पहली खबर ये थी कि जीक्यूजी पार्टनर्स ने ग्रुप की 5 कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाई है। 5094 करोड़ रुपए की रकम में कई सारी ब्लॉक डील्स हुई हैं जिसके जरिए ये हिस्सेदारी बढ़ाई गई है और ये शेयर्स खरीदे गए हैं रिलायंस ट्रस्ट की ओर से, जीक्यूजी पार्टनर्स की ओर से। इसमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी और अदानी पावर, ये 5 कंपनियां हैं जिसमें जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एक तो खबर होगी ये। दूसरी खबर ये थी कि जेपी एसोसिएट्स के करीब 90% लेंडर्स ने अदानी के ऑफर का विकल्प चुना है, यानी कि उसको पास किया है। वेदांता ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद जो बेहतर प्री पेमेंट का विकल्प दिया है अदानी ग्रुप ने, उसको लेंडर्स ने ज़्यादा तवज्जो दी है। हालांकि इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे जो 3% से कम वोटिंग राइट्स रखने वाले लोग हैं उन्होंने वोटिंग नहीं की। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप ने 13,500 करोड़ रुपए की टेक ओवर का ऑफर दिया था और अदानी ग्रुप के ऑफर की जो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू 12,000 करोड़ रुपए की है, जबकि वेदांता ग्रुप की ओर से 16,000 करोड़ रुपए का टेक ओवर ऑफर दिया गया था, जिसमें
5 साल में स्टैगर्ड वे में पैसे का भुगतान किया जाना था। 19 नवंबर को अदानी पावर को छोड़ ग्रुप के बाकी शेयरों में ज़्यादा उत्साह नहीं था, लेकिन जेपी पावर के शेयर में 20 रुपये 75 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और 14% से ज़्यादा की मजबूती लेकर शेयर 20 रुपये 14 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। 19 नवंबर को खबर थी कि अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी ने AWL यानी कि अदानी विल्मर लिमिटेड में हिस्सा बिक्री पूरी कर ली है। 4,646 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची गई है और ये हिस्सेदारी है 13% की जो कि बेची गई है। साथ ही खबर ये भी थी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी कि COC से जेपी एसोसिएट्स के लिए इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल गया है, जिस खबर की बात हमने पहले भी अभी करी। 20 नवंबर को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2,478 रुपये 90 पैसे तक उछला, लेकिन उस दिन करीब 0.25% ऊपर 2,448 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 20 नवंबर को ही खबर यह भी थी कि जेपी पावर में दूसरे दिन लगातार दमदार खरीदारी देखने को मिली और 2 दिन में जेपी पावर का शेयर करीब 30% उछल गया। 17 रुपये 64 पैसे से ये तेजी शुरू हुई, 22 रुपये 79 पैसे तक एक तरफा ये शेयर भागता हुआ नजर आया। आपको बता दें इसका कारण क्या है कि जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर की 24% हिस्सेदारी है। अदानी ग्रुप अगर टेक ओवर करता है तो वो मेजॉरिटी हिस्सा अपना कर लेगा 24% से बढ़ाकर। इसी उम्मीद में शेयर में हमने ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ देखा। 20 नवंबर को जेपी पावर का शेयर 22 रुपये 79 पैसे तक उछला, लेकिन क्लोजिंग करीब 6.5% ऊपर 21 रुपये 57 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 21 नवंबर को भी खबर थी कि अदानी कमोडिटीज ने AWL एग्री का बाकी बचा हुआ 7% हिस्सा भी बेच दिया है, जो कि ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया, यानी कि अदानी ग्रुप पूरी तरह से AWL एग्री से बाहर हो चुका है। 275 रुपये पर शेयर पर इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस तय किया गया था और करीब 2500 करोड़ रुपए की रकम में ये सौदा पूरा किया गया है। 21 नवंबर को AWL एग्री का शेयर 266 रुपये 25 पैसे तक फिसला था, पर निचले स्तरों से शेयर में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। एक तरफा तेजी के बाद ग्रो का शेयर इस हफ्ते धड़ाम होता हुआ नजर आया। 19 नवंबर को शेयर में 10% का निचला सर्किट लग गया था। शेयर ने 18 नवंबर तक 193 रुपये 80 पैसे का हाई छुआ था, जबकि इशू प्राइस 100 रुपये का था, यानी कि ऑलमोस्ट 94% तक का रिटर्न इसने लिस्टिंग के बाद दे दिया था। लेकिन महंगे वैल्यूएशन और सेक्टर में बाकी कंपनियां, इसी सेक्टर की बाकी कंपनियों के जो विकल्प मौजूद हैं उसकी वजह से शेयर में भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। 19 नवंबर को शेयर ने खुलते ही 187 रुपये 99 पैसे का ओपनिंग हाई तो बनाया, लेकिन 10% के निचले सर्किट पर यानी कि 169 रुपये 89 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। बायबैक की डेट आने से इस हफ्ते इन्फोसिस के शेयर में उत्साह देखने को मिला। बायबैक 20 नवंबर से शुरू हो जाएगा और 26 नवंबर तक खुला रहेगा। 3 दिसंबर को टेंडर किए गए शेयरों का सेटलमेंट भी किया जाएगा। ये 1800 रुपये प्रति शेयर का बायबैक है, जिसमें कंपनी 10 करोड़ शेयरों से ज़्यादा का बायबैक करेगी। 19 नवंबर को ये खबर आई थी कि 20 नवंबर से बायबैक खुलेगा और उस दिन शेयर ने 1490 रुपये 50 पैसे के स्तर पर सपाट ओपनिंग की, लेकिन कारोबार का अंत डे हाई पर करीब 4.25% की मजबूती के साथ 1542 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिला। MOU साइन करने से इस हफ्ते KP एनर्जी लिमिटेड यानी KPEL का शेयर जोश में नजर आया। आइनॉक्स विंड के साथ इस कंपनी ने विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए एक MOU साइन किया है। दोनों कंपनियां मिलकर इस करार के तहत 2.5 गीगावाट विंड पावर डेवलप करेंगी, जिसमें आइनॉक्स विंड अपनी सब्सिडरी कंपनियों के जरिए इंजीनियरिंग सपोर्ट और कमीशनिंग का कामकाज करेगी, जबकि इस कंपनी का काम यानी कि KPEL का काम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होगा। 19 नवंबर को आइनॉक्स विंड का शेयर 142 रुपये 37 पैसे तक उछला, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 0.1% नीचे 139 रुपये 84 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। लेकिन KP एनर्जी के शेयर में जोश था। ये शेयर 424 रुपये 95 पैसे तक उछल गया था और करीब 4% ऊपर 408 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। MSTC के साथ एग्रीमेंट तोड़ने से बॉम्बे वर्मा का शेयर इस हफ्ते उत्साह में नजर आया। ऑनलाइन बिडिंग प्रक्रिया असफल रहने के चलते ये फैसला लिया गया। इनफैक्ट असफल तो रही ये प्रक्रिया, उसके साथ साथ ये इनकंसिस्टेंट भी थी, जिस वजह से उन्होंने अपना हाथ वापस खींचा है। MSTC को आपको बता दें कि सेलिंग एजेंट के रूप में इस कंपनी की ओर से नियुक्त किया गया था। इमूवेबल प्रॉपर्टीज और लैंड बिक्री के लिए इनको नियुक्त किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाई, जिस वजह से ये करार तोड़ दिया गया। 18 नवंबर को बॉम्बे वर्मा के शेयर में 10% का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग 0.8% ऊपर 1986 रुपये के स्तर पर देखने को मिली। ओमान पोर्ट SVB में 51% हिस्सा खरीदने जारी है। JSW इंफ्रा पोर्ट के डेवलपमेंट पर इस कंपनी की ओर से 41.9 करोड़ डॉलर का निवेश इस कंपनी की ओर से किया जाएगा, जिसके तहत 27 MTPA का पोर्ट डेवलप
ओन और ऑपरेट इस कंपनी की ओर से किया जाएगा। ओमान के दोफार गवर्नरेट में ये पोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, जिसका कंस्ट्रक्शन का काम अगले 36 महीने में यानी कि 3 साल में पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 18 नवंबर को ये खबर आई थी। उस दिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 286 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 2% नीचे 276 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। मन इंडस्ट्रीज ने अरामको एशिया के साथ एक एमओयू साइन किया है। लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सप्लाई के मौके तलाशने के लिए ये दोनों कंपनियों ने एमओयू साइन किया है। इसके तहत सऊदी अरब में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के ऊपर विचार किया जाएगा। साथ ही बिजनेस बढ़ाने के मौक़ों पर भी दोनों कंपनियों की ओर से विचार किया जाएगा। 20 नवंबर जिस दिन ये खबर आई, उस दिन मन इंडस्ट्रीज के शेयर में 4% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला और 465 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। पूंजी जुटाने की तैयारी में है ग्लोबस स्पिरिट्स। दरअसल हुआ क्या है, इस कंपनी के बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये रकम QIP या फिर अन्य तरीकों से कंपनी की ओर से जुटाई जाएगी। साथ ही साथ FPIs यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की निवेश सीमा कंपनी में बढ़ाने को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब FPIs की निवेश सीमा बढ़ाकर 20% करने की अनुमति दे दी गई है। 20 नवंबर को ग्लोबस स्पिरिट्स के शेयर में इंट्राडे में 1204 रुपये 80 पैसे तक का उछाल दिखा, लेकिन क्लोजिंग करीब 2.5% नीचे 1142 रुपये के स्तर पर हुई। वोडाफोन आइडिया ने पार्टनरशिप का विस्तार किया है। काइंड्राइल नाम की एक कंपनी है, यूएस की कंपनी है, जिसके साथ इस कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप का विस्तार किया है। 3 साल के लिए दोनों कंपनियों ने ये पार्टनरशिप का विस्तार किया है, जिसके तहत इस कंपनी के जो IT ऑपरेशंस हैं और जो साइबर सिक्योरिटी है उसके मॉडर्नाइजेशन के ऊपर कामकाज किया जाएगा। हालांकि दोनों कंपनियों ने डील की जो वित्तीय डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, उसका खुलासा नहीं किया। 20 नवंबर को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने खुलते ही 10 रुपये 83 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार का अंत करीब 5% नीचे 10 रुपये 18 पैसे के स्तर पर हुआ। ब्लॉक डील के बाद मैक फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर इस हफ्ते फिसलता हुआ नजर आया। 21 नवंबर यानी शुक्रवार को 16 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 1681 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 270 करोड़ रुपए में यह सौदा तय हुआ, जिसमें इनकी ग्रुप कंपनी मैक्स वेंचर्स के ही आधे % के आसपास हिस्सा बेचने की खबर थी। इस ब्लॉक डील के बाद 21 नवंबर को मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 1717 रुपये 20 पैसे तक उछला था, लेकिन क्लोजिंग ऊपरी स्तरों से दबाव के साथ लाल निशान में देखने को मिली। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते 5 नई कंपनियों ने बाजार में दस्तक दी। इसमें पहला नाम था फिजिक्स वाला, जिसकी लिस्टिंग अनुमान से बेहतर रही। NSE पर यह शेयर 145 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 33% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 109 रुपये प्रति शेयर इशू प्राइस तय किया गया था इस IPO का। इशू को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था। 2 गुना से कम ये IPO भरा था, जिसके जरिए कंपनी ने 3,480 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू था 3,100 करोड़ रुपए का और मौजूदा निवेशकों को 380 करोड़ रुपए की रकम मिली है OFS के जरिए। 18 नवंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 161 रुपये 99 पैसे का हाई छुआ और वहीं 137 रुपये 35 पैसे का लो भी लगाया, लेकिन 43.5% ऊपर 156 रुपये 49 पैसे के स्तर पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली और पूरे हफ्ते में बाद में शेयर ने 193 रुपये 80 पैसे का ओवरऑल हाई भी टच किया। दूसरा नाम है MV फोटोवोल्टिका, जिसकी लिस्टिंग ठंडी रही है। यह शेयर 217 रुपये के भाव पर सपाट लिस्ट हुआ, क्योंकि 217 रुपये ही इसका इशू प्राइस भी तय किया गया था। यह इशू जैसे तैसे भरने में कामयाब रहा। 0.97 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 2,900 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू था 2,143.86 करोड़ रुपए का और OFS की रकम थी 756.14 करोड़ रुपए की। 19 नवंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 227 रुपये 71 पैसे का हाई और 207 रुपये का लो भी छुआ। वहीं क्लोजिंग महज 1% के आसपास की बढ़त के साथ 218 रुपये 80 पैसे के स्तर पर हुई। अगला नाम है टेनेको क्लीन एनर्जी का। इसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी रही। NSE पर यह शेयर 505 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट बता रहा था कि 500 रुपये के आसपास लिस्टिंग हो सकती है, उससे भी बेटर दाम पर इसकी लिस्टिंग हुई। इशू प्राइस से 27% से ज़्यादा प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट हुआ, क्योंकि इशू प्राइस 397 रुपये था, शेयर लिस्ट हुआ 505 रुपये के भाव पर। एक्चुअली ये इशू भरा बहुत अच्छा था, 59 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 3,600 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू तो नहीं था इसमें, यानी कि पूरी रकम मौजूदा निवेशकों के पास गई है, लेकिन इस कंपनी को लेकर उत्साह बहुत ज़्यादा था और 19 नवंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 517 रुपये का हाई छुआ, 480 रुपये 10 पैसे का लो भी लगाया, लेकिन 23.5% ऊपर 488 रुपये 50 पैसे पर पहले दिन का कारोबार बंद होता हुआ दिखा।
फुजियामा पावर सिस्टम्स भी इसी हफ्ते लिस्ट हुआ, लेकिन ये लिस्टिंग कमजोर रही। 220 रुपये के भाव पर ये लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 3.5% के डिस्काउंट पर। ऐसा इसलिए क्योंकि 228 रुपये का इशू प्राइस था। 2 गुना से ज़्यादा ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए कंपनी ने 828 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू था 600 करोड़ रुपये का, और 228 करोड़ रुपये की रकम इनके मौजूदा निवेशकों के पास पहुंची है। 20 नवंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर का 230 रुपये 99 पैसे का हाई था, 205 रुपये 25 पैसे का लो भी था। वहीं इशू प्राइस से करीब 9% नीचे 208 रुपये 20 पैसे पर शेयर जाकर सेटल हुआ पहले दिन। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज ये फ्राइडे को लिस्ट हुआ था 21 नवंबर को। इसकी लिस्टिंग काफ़ी सुस्त रही, उसके बाद शेयर में रिकवरी भी आई। 571 रुपये 90 पैसे के भाव पर लिस्टिंग हुई, इशू प्राइस से करीब 1% के डिस्काउंट पर, क्योंकि इशू प्राइस 577 रुपये प्रति शेयर था। इशू भरा बहुत अच्छा था, 53 गुना के आसपास भरा था, इसीलिए ग्रे मार्केट मान के चल रहा था कि 600 रुपये के ऊपर लिस्टिंग हुई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इशू के जरिए कंपनी ने 878 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई है, जिसमें फ्रेश इशू था 345 करोड़ के आसपास और 532 करोड़ रुपये का OFS भी शामिल था। 21 नवंबर को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 633 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ, 570 रुपये 5 पैसे का इसका लो भी था, लेकिन मजबूती के साथ ही हमने देखा बाद में कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑन द रडार, और बढ़ते हैं इस सेगमेंट की पहली खबर की तरफ, जो है KEC इंटरनेशनल से जुड़ी हुई। इस कंपनी को पावर ग्रिड ने इस हफ्ते बड़ा झटका दिया है। पावर ग्रिड ने कंपनी को नए टेंडर्स के लिए बैन कर दिया है। 9 महीने के लिए फ्रेश टेंडर्स में ही कंपनी हिस्सा नहीं ले पाएगी। कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस के कथित उल्लंघन के चलते पावर ग्रिड की ओर से ये फैसला लिया गया है, और टेंडर्स में हिस्सा ना ले पाने से मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं होगा, ऐसा कंपनी की ओर से सफाई आई थी। कंपनी ने यह भी कहा कि ऑपरेशंस और वित्तीय स्थिति पर भी कोई बड़े असर की आशंका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 19 नवंबर को शेयर 697 रुपये 40 पैसे तक फिसला और 9% से ज़्यादा की गिरावट लेकर 710 रुपये 20 पैसे के दाम पर जाकर सेटल हुआ। वारी एनर्जीज पर IT की जांच चल रही है। इस खबर के चलते शेयर लुढ़कता हुआ नजर आया। इनकम टैक्स विभाग इस कंपनी की जांच कर रहा है। कंपनी ने खुद खुलासा किया स्टॉक एक्सचेंजेस के सामने और बताया कि कंपनी के ऑफिसेस और प्लांट्स के ऊपर IT विभाग की जांच चल रही है, और इनफैक्ट ये कंपनी IT विभाग का इस पूरे प्रोसेस में पूरी तरह से सहयोग करने की भी कोशिश कर रही है। 19 नवंबर को शेयर 3075 रुपये 10 पैसे तक फिसल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब 3% नीचे 3187 रुपये के स्तर पर जाकर हुई। अनिल अंबानी और इनकी ग्रुप कंपनियों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब खबर ये निकल के सामने आई है कि ईडी ने ADAG के खिलाफ फ्रेश कार्रवाई की है। ईडी ने 1420 करोड़ रुपए की नई संपत्तियां अटैच की हैं इस ग्रुप की। जब्त की गई संपत्तियों की राशि बढ़कर देखें तो अब 9000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है, क्योंकि इससे पहले भी 7000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच कर दी गई थी। आपको बता दें कि अनिल अंबानी के ऊपर यात्रा को लेकर पहले से ही प्रतिबंध है। वो देश के बाहर नहीं जा सकते, उनके पास ऐसी अनुमति नहीं है। इस खबर का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक पर हुआ। 20 नवंबर को इंट्राडे में रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 5% का निचला सर्किट लग गया और 170 रुपये 39 पैसे के स्तर पर ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगला नाम है सम्मान कैपिटल का। सफाई के बावजूद सम्मान कैपिटल का शेयर इस हफ्ते फिसलता हुआ नजर आया। कंपनी के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है, ऐसा कंपनी ने सफाई देते हुए कहा। कोर्ट ने FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दिया है, कंपनी ने यह भी कहा। और बुधवार यानी कि 19 नवंबर को कोर्ट की कार्रवाई हुई थी और कंपनी को लेकर जांच की अटकलों पर कंपनी ने सफाई जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि PIL को लेकर कोई जांच नहीं चल रही है इस कंपनी के खिलाफ। जो मामला है वो कंपनी के पूर्व प्रमोटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 20 नवंबर को सम्मान कैपिटल के शेयर में 151 रुपये 41 पैसे तक का डिप लगाने के बाद 165 रुपये 50 पैसे तक का उछाल भी दिखा, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग करीब 2% नीचे 156 रुपये 60 पैसे के स्तर पर हुई, जबकि 19 नवंबर को भी शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बता दी हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टार्टअप अपडेट, और आपको ले चलते हैं इस सेगमेंट की पहली खबर की तरफ, जो है पेयू से जुड़ी हुई। RBI ने पेयू को एक बड़ी हरी झंडी दिखा दी है। पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कामकाज की RBI से इस कंपनी को मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन, ऑफलाइन और बॉर्डर पार पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में इसको कामकाज करने के लिए मंजूरी मिली है, और ये मंजूरी मिली है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत, जिसके वजह से इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरह से ये कंपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए अब मंजूरी पा चुकी है।
तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, मनी 9 आपके लिए लेकर आया है मनी 9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई अपने उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।